गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। इनफैक्ट फ्रिक्शन को आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही कंटिन्यूएशन मान सकते हो। मतलब आप फ्रिक्शन को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही एक जस्ट एक्सटेंडेड टॉपिक मान सकते हो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया था, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन कह सकते हो, या बहुत सारा लिटरेचर में इसको एक अलग चैप्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और अपन भी इसको यहाँ पर एक अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करने वाले हैं। क्योंकि जो फ्रिक्शन, जो नया फोर्स हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और उसके ऊपर सवाल ढेर सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में नया चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए भाई, फ्रिक्शन सबसे पहला सेक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। हालांकि फ्रिक्शन के डेफिनेशन को मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर बताया था, फिर भी उसको मैं यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? भैया फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, अब इस फ्रिक्शन के डेफिनेशन को अपन समझेंगे। इट इज component of contact force. It is component of contact force between two surfaces in contact, along surface of contact। ठीक है, क्या है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है यहाँ पर A, और यहाँ पर आपके पास दूसरा बॉडी है B। ठीक है, तो A के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी A बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, और B बॉडी के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, और वो क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए FC क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, B लगा रहा है। तो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन पेयर पर B पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल अपोजिट लगेगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, A लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, B पे लगा रहा है। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अपन दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। कौन से कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल कहलाता है, यहाँ पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल आप लिख सकते हो। ऊपर वाला A पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाला B पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के अपन दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अपन दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और दूसरा जो सरफेस के अलोंग आता है, ये रहा फ्रिक्शन। इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। यानी फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट होता है अलोंग सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये आपका सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट आता है। एक्शन रिएक्शन पेयर पर अगर B A पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, तो A भी B पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। तो समझ में आ गया भाई फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स, इट इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट अलोंग सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, ये आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन है, आप कह सकते हो अप टू डेट डेफिनेशन है। हालांकि दो थियरी होती है फ्रिक्शन को समझाने के लिए, एक ओल्ड होता है और एक मॉडर्न होता है। ये मॉडर्न वाला मैंने आपको बताया। ओल्ड वाले में ऐसा बताते हैं कि जैसे आपके पास अगर दो बॉडी सरफेस आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, तो क्या होते हैं, कितने भी आप स्मूथ सरफेस ले लो, इनके बीच क्या हो जाते हैं, ग्रूव्स होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रूव्स हो जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, जैसे ये आपके पास उंगली है, ये दूसरी उंगली है, तो इसके पास भी अपन कितने भी प्लेन सरफेस की बात करें, अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, इर्रेगुलर सरफेस होते हैं। दूसरा सरफेस आता है और इसके इर्रेगुलरिटीज के बीच क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। तो फंसने की वजह से अगर अपन एक बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये जो यहाँ पर इंटरलॉक हो गया है, दिस इंटरलॉकिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये ओल्ड व्यू था। ये जो इंटरलॉकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर इंटरलॉक हो गया है, वो ओल्ड व्यू था। मॉडर्न थियरी ये कहता है कि इट इज जस्ट
कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अपन ओल्ड थियोरी को नहीं कंसिडर करने वाले, अपन बस इस मॉडर्न थियोरी को, इस मॉडर्न डेफिनेशन को कंसिडर करने वाला है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको आ गया है समझ में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन के जनरली 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला, फटाफट डेफिनेशन समझ लेते हैं, कहते हैं इसको ड्राई फ्रिक्शन। क्या कहते हैं अपन इसको? ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे ए बॉडी और बी बॉडी जो मैंने बताया आपको, अगर ए भी सॉलिड है और बी भी सॉलिड है तो इनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसी को अपन ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इट एक्ट्स बिटवीन टू, या आप कह सकते हो इट एक्ट्स बिटवीन डायरेक्टली सॉलिड्स इन कॉन्टैक्ट। सॉलिड इन कॉन्टैक्ट यानी जो सॉलिड बॉडी होती हैं, जैसे एक मेरा हाथ और दूसरा इसके ऊपर हाथ आ गया, यहाँ पर कांटेक्ट बना रहा है, तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उसी को अपन ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। तो ड्राई फ्रिक्शन इट एक्ट्स बिटवीन सॉलिड इन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा भी है, दूसरा टाइप जो है उसको अपन फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट एक्ट्स बिटवीन फ्लूइड्स इन कॉन्टैक्ट्स। फ्लूइड्स में आप ये कह सकते हो, फ्लूइड्स का मतलब होता है वैसा बॉडी जो फ्लो कर जाए, वैसा बॉडी आप कह सकते हो, वैसा स्टेट्स ऑफ मैटर जो फ्लो कर जाए। नॉर्मली फ्लूइड्स 2 टाइप के अपन कहते हैं, गैस को भी फ्लूइड्स के अंदर रखते हैं और लिक्विड को भी फ्लूइड्स के अंदर रखते हैं। तो अगर 2 सॉलिड सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं, और 2 फ्लूइड सरफेस यानी मान लीजिए एक लिक्विड है और लिक्विड का डिफरेंट लेयर एक दूसरे पे अगर फ्रिक्शन फोर्स जो लगाता है उसी को अपन फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट एक्ट्स बिटवीन फ्लूइड्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है और लास्ट टाइप होता है उसको अपन कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। क्या कहते हैं अपन इसको? इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई डिफॉर्मेबल सॉलिड है या डिफॉर्मेबल कोई बॉडी है आपके पास, जैसे एक रबर का आपने बॉल ले लिया है ना, आपने क्या किया, एक रबर का बॉल ले लिया, यहाँ पे दिखाता हूँ। और रबर के बॉल को अपन क्या करते हैं, जब डिफॉर्म करते हैं तो अंदर वाले जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, अंदर वाले एक डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं, उसी को अपन इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, इट एक्ट्स बिटवीन डिफरेंट इंटरनल पार्ट कह सकते हैं क्योंकि अंदर है, डिफरेंट इंटरनल पार्ट ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल जिसको आप डिफॉर्म कर सकते हो स्ट्रक्चर को। तो अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करने जाते हो तो आप रेजिस्टिव फोर्स को फील करते हो, या आप कह सकते हो कि इसके जो अंदर वाले जो पोर्शन होते हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसी को अपन इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट एक्ट्स बिटवीन डिफरेंट इंटरनल पार्ट ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी कह सकते हो आप, ठीक है। सिंपल चीज है। अगर 2 सॉलिड है आपस में कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको अपन ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स या सेम लिक्विड के डिफरेंट लेयर आपस में कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो डिफरेंट लेयर के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर आपके पास कोई ही एक ही बॉडी हो जाए, उस बॉडी को अगर अपन डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म जैसे आपने एक रबर का बॉल लिया, उसको पकड़ के अगर अपन इसको डिफॉर्म करते हैं तो डिफॉर्म करने पे क्या होता है, उस रबर के बॉल का जो अंदर वाले डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे पार्ट पर फोर्स लगाते हैं, रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसी को इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इंटरनल फ्रिक्शन एज सच नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत हल्का बहुत अगर डिस्कशन कभी कभी होता भी है तो वो इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर होता है। एज सच इसके अपने सिलेबस के अंदर ये चीज़ को ज़्यादातर नहीं पढ़ना होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है ये अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे
और वो कहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपन, वो पढ़ने वाले अपन विस्कोसिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी जो फोर्स होता है वो अपन वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर होगा, यानी अभी जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं वहाँ पर अपन ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी दो सॉलिड सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सॉलिड के बीच ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड के बीच फ्लूइड फ्रिक्शन, और एक ही डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगता है उसको इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे ड्राई फ्रिक्शन। हमारे सिलेबस के अंदर ड्राई एंड फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन को अपन विस्कस फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं, इसको अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सेक्शन। पहला सेक्शन आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या जाना, इंट्रोडक्शन में फ्रिक्शन के डेफिनेशन को जाना और फ्रिक्शन के 3 टाइप्स को आपने समझ लिया। दूसरे अपन पार्ट पे चले आते हैं, दूसरा सेक्शन है वो है आपके पास ड्राई फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अपन जो भी थियरी डेवलप कर रहे हैं वो ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर है। ठीक है, अब ये ड्राई फ्रिक्शन को साइंटिस्टों ने बहुत स्टडी किया, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ड्राई फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने ड्राई फ्रिक्शन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। ड्राई फ्रिक्शन को फर्दर 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, और हर क्लासिफिकेशन, हर पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने कुछ थियरीज डेवलप की है जिसको इकट्ठे अपन लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ड्राई फ्रिक्शन क्या है। साइंटिस्ट लिख लेते हैं, साइंटिस्ट्स हैव स्टडीड ड्राई फ्रिक्शन, यानी दो सॉलिड सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। साइंटिस्ट हैव स्टडीड ड्राई फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, दे हैव classified dry friction in mainly 3 कैटेगरीज। कहीं कहीं पे 2 कैटेगरीज ही बोलते हैं, अपन 3 कैटेगरीज लेके चलेंगे। उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा मैं। They have classified dry friction in mainly 3 categories and have developed corresponding theory which is known as laws of फ्रिक्शन। ठीक है, यानी अभी जो अपन बात करने वाले हैं उन सबको इकट्ठे अपन लॉज ऑफ फ्रिक्शन के तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव स्टडीड ड्राई फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली, दे हैव क्लासिफाइड ड्राई फ्रिक्शन इन मेनली 3 कैटेगरीज एंड हैव डेवलप्ड कॉरस्पॉन्डिंग थियरीज विच इज नॉन एज लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो अपन एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। यहीं पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन को सवाल को सॉल्व करना इज बेसिकली एनएलएम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना इज बेसिकली एनएलएम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बस एफबीडी में अपार्ट फ्रॉम अदर फोर्सेज दैट इज टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, एक नया फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, वो है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स के प्रॉब्लम टफ इसलिए हो जाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होता है वो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक बार अपन आइडेंटिफिकेशन कर लिए कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, उसके बाद बहुत ही रूटीन प्रॉब्लम हो जाता। क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आना शुरू करेगा। तो टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन में सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्टैटिक कंडीशन जैसा कुछ होने वाला है। डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है। इट इज फ्रिक्शन फोर्स between
two surfaces in contact, between two surfaces in contact, when there is tendency of relative motion, tendency of relative motion, not actual relative motion, not actual relative motion, just tendency हुआ, not actual relative motion. It is friction force between two surfaces in contact when there is a tendency of relative motion between surfaces in contact. जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इसके ऊपर आपने दूसरा बॉडी रखा है, ठीक है, तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की मूव करने की क्या है, टेंडेंसी आई है, टेंडेंसी है, एक्चुअली मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, रेदर एक टेंडेंसी है, ठीक है, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी कैसा है, रेस्ट पर है, स्टैटिक है, इसलिए बॉडी यहां पर स्टैटिक अपन यूज करते हैं. तो इट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, नॉट एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो दो सरफेस के बीच अगर जस्ट टेंडेंसी बनता है, जैसे मान लीजिए बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक दूसरा ब्लॉक रखा, ठीक है ना, ठीक है ना, और एक सरफेस ए है, दूसरा सरफेस आपके पास बी है, यहां पर कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं. तो ए बी के ऊपर ए रखा हुआ है, इनमें कोई भी टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा. लेकिन मान लीजिए मैंने बी को होल्ड करके ए को इधर मूव कराने की कोशिश किया, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए इधर जाना चाह रहा है, तो बी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में. तो यहां पर वाकई में मूवमेंट हुआ नहीं है, बी के रिस्पेक्ट में ए मूव किया नहीं है, बस सोच रहा है, टेंडेंसी हो रहा है उसका, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अपन कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, थोड़ा सा रिलेटिवली आसान एग्जांपल अपन देखते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक ग्राउंड है जो कि नॉर्मली रफ है, और उसके ऊपर आपने क्या रखा है, एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम का, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने ब्लॉक रखा है. तो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो कि अगर अपन इस स्मॉल एम पर अगर अपन कम फोर्स लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ क्या आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, अगर अपन इसके ऊपर कम फोर्स लगाते हैं तो आप ये क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो ब्लॉक होता है वो मूव नहीं करता है. क्या करता है, मूव नहीं करता, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हुआ है. तो इस समय इन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग होता है उसी अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर स्मॉल एम का एफबीडी के ऊपर बात करें तो नॉर्मल ऊपर की ओर लग जाएगा, एमजी नीचे की ओर लग जाएगा, और मुझे पता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाने से ये स्मॉल एम का जो ब्लॉक है वो नहीं मूव कर रहा, आगे नहीं जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है. इसका मतलब ग्राउंड जो होगा इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर और ऑपोजिट सेंस में लगाने वाला है. तभी तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे. कैपिटल एफ स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल बॉडी लगाने वाला है, स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन फोर्स. तो आपके पास ये बॉडी है, बॉडी पे आपने कम फोर्स लगाया, तो आप ऑब्जर्व करते हो प्रैक्टिकली कि आपका जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, वो मूव नहीं किया. इसका मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स है, और उसी रेजिस्टिव फोर्स को अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि वाकई में अभी ग्राउंड और ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वो मूव नहीं किया है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगता है उसी को स्टैटिक कहते हैं. बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया. इसको अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं. तो काफी आसान ये एग्जाम्पल है आपको थियोरी को समझने के लिए. अब चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अगेन एक फोर्स है, तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके अपन क्या करते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. तो अगले पेज में मैं पहले डायरेक्शन को लेके एक स्टार पॉइंट आपको लिखाता हूँ. वो क्या है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं. इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन to oppose the tendency. अभी हुआ नहीं है, रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, ब्लॉक मूव नहीं किया,
होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसको फ्रिक्शन ने वहीं पे रोक दिया, नहीं जाने दे रहा। इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन, to oppose the tendency of relative motion। वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन की बात हमने कर लिया कि वो जो फोर्स आता है वो क्या करता है, जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन को उसको अपोज करता है। इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे इस वाले प्रॉब्लम को अगर अपन देखेंगे तो हमने फोर्स इसको इधर लगाया है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो किधर जाना चाह रहा है, लेफ्ट से राइट जाना चाह रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाना चाह रहा है तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर से किधर लग गया, राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो मूवमेंट होने की जो टेंडेंसी है ब्लॉक की वो किधर है, लेफ्ट से राइट है। तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो किधर से किधर लग रहा है, राइट से लेफ्ट लग रहा है। बात आ रहा समझ में? ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, उसको अपोज करा, यानी कि मूवमेंट रिलेटिव मोशन होने की जो टेंडेंसी है उसके अपोजिट सेंस में फ्रिक्शन लग जाएगा। तो डायरेक्शन तो हमने इसका बता दिया। अब इसके अपन मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। तो डायरेक्शन के बाद अपन बात करेंगे सेकेंड नंबर में मैग्नीट्यूड के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो इट डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता। जस्ट लाइक टेंशन फोर्स, जस्ट लाइक नॉर्मल फोर्स, इसकी कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। रादर अपन एनएलएम लगाकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इट डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, रादर इट अज्यूम्स अ वैल्यू in accordance to maintain static condition। अब ये क्या कह दिया मैंने, उसको समझते हैं। भाई इसका कोई भी मिक्स फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, इसके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ये वैसी वैल्यू को अज्यूम करता है जो स्टैटिक कंडीशन मेंटेन किए रखे। जैसे ऊपर वाले कंडीशन में अगर अपन बात करें, ये वाला एग्जांपल की अपन बात करें, तो मुझे पता है कि ग्राउंड रेस्ट पे है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक को भी रेस्ट पे रखना है, तभी तो स्टैटिक कंडीशन होगा दोनों सरफेस के बीच। और इसको रेस्ट पे रखना है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है। इसको अगर इक्विलिब्रियम पे रखना है तो आपने जो फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स अपोजिट सेंस में लगना चाहिए। तो इस केस में स्मॉल f जो होगा वो कैपिटल F के बराबर होगा। क्या होगा? स्मॉल f जो होगा वो कैपिटल F के बराबर होगा। आप अगर फोर्स को बढ़ाते हो और मुझे पता है ये रेस्ट पर है, इस पे नेट फोर्स 0 होना है, तो ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा। आप फोर्स को कम करते हो तो ये भी कम होगा, फोर्स को बढ़ाते हो तो ये भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इनफैक्ट आप फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करते हो तो ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कंप्लीटली किससे डिसाइडेड होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स से डिसाइड होता है। वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर और अपोजिट सेंस में लगता है। इसीलिए कभी कभी अपन स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर भी कहते हैं। हमेशा ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होगा, बस हाँ यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन रखना है, मुझे स्मॉल एम को रेस्ट पे रखना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए स्मॉल एफ की वैल्यू कैपिटल एफ के बराबर हो गया। तो दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस। इन जनरल क्या होगा, इन जनरल वो वैसी वैल्यू को अज्यूम करता है, वैसी वैल्यू उसकी होती है जिससे वो क्या करता है, स्टैटिक कंडीशन यानी कि मेंटेन कर सके। स्टैटिक कंडीशन किसके बीच, दो सरफेस के बीच। और इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो इसको अपन कभी कभी ये भी कहते हैं कि इट इज क्या होता है, ये वेरिएबल इन नेचर होता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। तो इसको अपन कभी कभी लिखते हैं इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, यानी अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा जैसा जैसा आप एक्सटर्नल फोर्स को चेंज करोगे। जैसे ऊपर एग्जांपल मैंने बताया है, फोर्स को लेफ्ट से राइट लगाओगे तो फ्रिक्शन राइट से लेफ्ट लग जाएगा, फोर्स को राइट से लेफ्ट लगाओगे तो फ्रिक्शन आपका लेफ्ट से राइट लग जाएगा, फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, फोर्स को कम करोगे तो फ्रिक्शन भी कम करेगा। यानी फोर्स ये क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। सो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो इन सबको अपन इकट्ठे लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इसको देख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, ये पहला टाइप था। अब अपन बात करते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, और वो है आपका क्या होने वाला है, दूसरा जो टाइप है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है आपके पास दूसरा टाइप ऑफ ड्राई फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, वो कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन,
लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। It is maximum value of static friction. That is it is friction force between two surfaces in contact. It is maximum value of static friction, that is it is friction force between two surfaces in contact. It is friction force between two surfaces in contact के आगे क्या लिख सकते हैं? It is friction force between two surfaces in contact. Between two it is एक second. It is maximum value of static friction, that is it is friction force between two surfaces in contact when two surfaces are on the verge of relative motion. वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन कहने का मतलब यह है कि अभी मोशन रिलेटिव हुआ नहीं है पर होने ही वाला है। तो इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसलिए कहीं कहीं पर लिटरेचर में लिमिटिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक के साथ ही मिक्स करके पढ़ा देते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो अपन जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आप इस चीज को समझिएगा। तो इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इट इज स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट व्हेन टू सर्फेसेस आर ऑन द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे वही वाला एग्जांपल से की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्राउंड है और ग्राउंड आपका फिक्स है और ग्राउंड के ऊपर आपने क्या लगाया है? एक ब्लॉक रखा हुआ। ऑब्वियसली वर्टिकल प्लेन में आपके पास यहाँ से यहाँ नॉर्मल होगा और mg होगा, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ। अब आप क्या करो? शुरुआत में आपने कम फोर्स लगाया, तो मुझे पता है कि अगर अपन कम फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक मूव नहीं करता है। ब्लॉक मूव नहीं करता मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, वो कैपिटल F के बराबर होगा। अगर आप फोर्स को और बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा? और बढ़ जाएगा। फोर्स को और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा? और बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर अपन फोर्स को बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा? बढ़ता जा रहा और ब्लॉक अभी भी मूव नहीं किया। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो ब्लॉक होगा जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्या होगा? मोशन होने वाला होगा। जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होने का मतलब यह कि अभी मूव नहीं किया है, अभी रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपने फोर्स को थोड़ा सा भी अगर आपने बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक मूव ही कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो आप देख रहे हो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ रहा है, फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उसके बाद आपने थोड़ा सा भी फोर्स को ज्यादा लगाया तो वाकई में ब्लॉक जो होगा वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो रिलेटिव मोशन जीरो वाले कंडीशन पे नहीं रहेगा, रेदर वो क्या करेगा? मूव कर जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो उस समय उस इंस्टेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन टू सरफेसेस आर ऑन द वर्ज ऑफ, यानी कि अब मोशन होने ही वाला है, अभी इस इंस्टेंट पर हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा। यही है आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसलिए मैंने बोला इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बहुत जगह लिटरेचर में स्टैटिक फ्रिक्शन ही देखते हैं, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, लेकिन हमने इसको अलग से कैटेगराइज कर लिया सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस फ्रिक्शन के भी अपन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला फोर्स है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल डायरेक्शन वही रहने वाला, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन
टू अपोज द टेंडेंसी, क्योंकि अभी भी मोशन नहीं हुआ, बस होने ही वाला है, तो अभी भी टेंडेंसी ही है, तो इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो आपको डायरेक्शन तो क्लियर हो ही गया है भाई, रिलेट। ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इकट्ठे सबको लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करके बताया है और हम उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो देखिए इस स्मॉल एम को मूव करने की टेंडेंसी लेफ्ट से राइट है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना। एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में भी हमने ब्लॉक के ऊपर तो बात कर लिया, अगर ग्राउंड के ऊपर बात करें तो क्या होगा, ग्राउंड के ऊपर क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर लग जाएगा। अगर ग्राउंड ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगा रहा है तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे की ओर लग जाएगा। तो येलो वाला फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है, किधर लगा रहा है, अपोजिट टू ये वाला स्मॉल एफ लगा रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखा लीजिए भाई, ग्राउंड को भी अपन नहीं भूलेंगे, कहाँ गया, आजा आजा। यहाँ पर भी ये स्मॉल एफ कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, किस पे लग रहा है, स्मॉल एम पे लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन का थर्ड लॉ, स्मॉल एम भी ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट सेंस में लगाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा जब अपन टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को भी अपन ध्यान में रखेंगे। चलिए डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, अब बारी है मैग्नीट्यूड की। क्या है बारी, मैग्नीट्यूड की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है, तो अपन बात करेंगे। इट हैव फॉर्मूला, इसके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपन जनरली एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक, तो लोगों को लगता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन है ये वाकई में लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा नॉर्मल फोर्स, जिन दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं उन्हीं दो सरफेस के बीच का नॉर्मल फोर्स। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच फ्रिक्शन देख रहे हो आप और बी और सी के बीच नॉर्मल देख रहे हो, नहीं, जिन दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन देख रहे हैं उन्हीं दोनों सरफेस के बीच आपको क्या देखना है, नॉर्मल देखना। तो ऐसा ऑब्जर्व किया, दिस इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, पर ये है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एफएस का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये क्या आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से बिल्कुल कंफ्यूज मत करें, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल कौन सा नॉर्मल, उन्हीं दो सरफेस के बीच नॉर्मल जिनके बीच आप ये फ्रिक्शन देखते हो। और अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन लिखते हैं म्यू एस। क्या लिखते हैं उसको अपन, म्यू एस। यही आपके पास फॉर्मूला है और इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये जो म्यू एस आता है, म्यू एस को अपन क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं, पर ये नाम जो है वो मिसलीड कर रहेगा आपको सवाल सॉल्व करते वक्त, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में आप क्या सोचोगे कि ये फॉर्मूला मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लगा लूँ, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं शुरुआत से ही आपको मिटाता जा रहा हूँ। एफएस देखकर आपको ये दिमाग में नहीं बिठाना है कि भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। म्यू एस का नाम भले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, पर ये कब लगता है, ये तब लगता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है उसी समय ये लगता है। तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, ये जो म्यू एस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट
टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो दो जो बॉडी आपस में कांटेक्ट बना रही है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास एल्युमिनियम है, दूसरा स्टील है, तो ये पेयर पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल है, उसके नेचर पे डिसाइड होता है। और सराउंडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। हालांकि ज़्यादा अपन उस चीज़ के चक्कर में पड़ते नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड सराउंडिंग कंडीशन, आसपास का मीडियम कैसा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। सराउंडिंग, ओहो यहाँ चला गया, सराउंडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, सराउंडिंग कंडीशन पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, टू सरफेस इन कांटेक्ट एंड सराउंडिंग कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस के अंदर तो यही है, हालांकि आपको बाद में पता चलेगा कि ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, वो सब फिलहाल अपने सिलेबस की बात बाहर की बात है। सिंपल है, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर एफएस और बीएस को देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये स्टैटिक लग रहा है, एसएस देख के स्टैटिक लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये फार्मूला लगा दो, नहीं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग फार्मूला है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग फार्मूला है। और आपको स्टैटिक और लिमिटिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने स्टैटिक को एक कैटेगरी में रखा है और लिमिटिंग को दूसरे कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी बॉडी अब मूव करने ही वाला है, थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज कर दोगे तो, अब लेकिन अभी भी मूवमेंट हुआ नहीं, तो आपने स्टैटिक पढ़ लिया, लिमिटिंग पढ़ लिया, दोनों की डायरेक्शन देख ली, दोनों का फॉर्मूला या मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। चलिए अब अपन लास्ट टाइप के फ्रिक्शन की बात करेंगे, दैट इज थर्ड टाइप के फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं, और वो है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है आपके पास, काइनेटिक, या कहीं कहीं पे इसको डायनामिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। ये फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, और अच्छे से लिख लीजिए भाई, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज फ्रिक्शन, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज फ्रिक्शन, इट इज फ्रिक्शन फोर्स, इट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन two surfaces in contact. It is friction force between two surfaces in contact. It is friction force between two surfaces in contact when there is actual relative motion between टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये ड्राई फ्रिक्शन के 3 टाइप हैं। यानी कि जब एक सरफेस के ऊपर, अब तक हमने क्या किया था, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रखा था और इनके बीच रिलेटिव मोशन हुआ नहीं था, बस टेंडेंसी थी कि मोशन होगा पर हुआ नहीं था। अब वाकई में मोशन हो रहा है, वाकई में एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन समझेंगे तो ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने क्या रखा है, ब्लॉक रखा है, ब्लॉक। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स को लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा है, नॉर्मल ऑब्वियसली एमजी को काउंटर बैलेंस कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका टेंशन अपने को नहीं लेना है। शुरुआत में आपने स्मॉल एफ को कैपिटल एफ को कम रखा है तो स्मॉल एफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ा, फोर्स को और बढ़ाया, फ्रिक्शन अब भी बढ़ा। अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक है क्योंकि ब्लॉक को रेस्ट पे रखे हुए हैं। फोर्स को और बढ़ाओगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा, फोर्स को और बढ़ाओगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसी को अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर आपने फोर्स उससे भी ज़्यादा, ये तो आप कंट्रोल कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को उससे भी ज़्यादा लगा दिया, फोर्स को और भी अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अब क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स यील्ड कर देगा। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स के औकात के बाहर हो जाएगी इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना, और वाकई में ब्लॉक जो हो जाएगा वो मूव कर जाएगा, इसके पास इधर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और आपका ये जो ब्लॉक होगा मूव कर जाएगा। लेकिन मूव करेगा इसका ये मतलब नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाएगा। जब वाकई में वेलोसिटी आ गई यानी मूव हो गया, यानी वाकई में दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आ गया, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसको
एफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आपने देखा है ओवरऑल सीक्वेंस कैसा चल रहा है, आप किसी ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया हो, ब्लॉक नहीं मूव किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ा और फोर्स को बढ़ा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा सा और आपने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, उस समय उसकी वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आपने फोर्स को उससे भी ज़्यादा लगा दिया तो उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात नहीं है कि वो ब्लॉक को वहाँ पर होल्ड किए रखेगा। आपने फोर्स और लगा दिया तो ब्लॉक क्या होगा, वाकई में मूव कर जाएगा। और एक बार रिलेटिव मोशन शुरू हो गया तब जब दोनों सरफेस के बीच जो मोशन फ्रिक्शन फोर्स आता है उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक कहते हैं। अगर ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, फिर इस फ्रिक्शन फोर्स के अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर। क्या होगा, इट acts in the direction to oppose the actual relative motion जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। वाकई में देखिए, जैसा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपकी किधर है, लेफ्ट से राइट है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइंस में राइट से लेफ्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होता है। वाकई में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसको अपोज करता है, उसके अपोजिट सेंस में लगता है। तो डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गया। ओवरऑल आप तीनों फ्रिक्शन के लिए एक ही बात कह सकते हो, ये चाहे वो स्टैटिक हो, लिमिटिंग हो, काइनेटिक हो, वो हमेशा मोशन की टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, रिलेटिव वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस होगा। जब टू ब्लॉक प्रॉब्लम अपन देखेंगे तो आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलेगा। रिलेटिव वर्ड में ये बार बार यूज कर रहा हूँ, दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन की बात करते हैं अपन, एग्जैक्ट मोशन के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो या तो वो तीनों के तीनों फोर्सेस या तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करेंगे, नहीं तो वाकई में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उसी को अपोज कर देंगे। ठीक है, तो इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ टू अपोज द एक्चुअल रिलेटिव मोशन। अपन मैग्नीट्यूड के बात में बात करेंगे तो इसके पास भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इट हैव फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऊपर वाले को लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते थे, इसको लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, अपने को एक्सेप्ट करना है, याद करना है और आगे बढ़ जाना है। तो इट हैव फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, जो एफ के होता है, एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी दो सरफेस के बीच जब रिलेटिव मोशन है उस समय का फ्रिक्शन को अपन काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनल अगेन किसके होता है, उसी नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा नॉर्मल फोर्स है, जिन दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स है उन्हीं दो सरफेस के बीच नॉर्मल फोर्स है। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो और बी और सी के बीच यहाँ पे नॉर्मल दिखाओगे, ऐसा नहीं है। जिन दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन उसी दो सरफेस के बीच नॉर्मल। ठीक है, अगर यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है उसको अपन म्यू के कहते हैं, और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इफेक्टिवली इसको लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू के को जस्ट लाइक वहाँ पर म्यू एस को अपन क्या कह रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन वो फॉर्मूला लिमिटिंग के लिए लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। म्यू के को अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड इट डिपेंड्स ऑन, जस्ट लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, एंड सराउंडिंग कंडीशन पर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है, एंड सराउंडिंग कंडीशन पर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एफ के का फॉर्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज एफ एस का भी फॉर्मूला है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है। एफ के तो पता ही है, ये क्या आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, जिन दो सरफेसेस के बीच अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट किया था। पहले सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, फ्रिक्शन को डिफाइन किया था, और फ्रिक्शन के तीन टाइप, ड्राई, फ्लूइड और इंटरनल फ्रिक्शन को हमने देखा था। हालांकि अभी अपन ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्लूइड यानी विस्कस फोर्स,
इनफैक्ट 4-5 चैप्टर के बाद आएगा, और इंटरनल फ्रिक्शन तो पढ़ना ही नहीं है। फिर हमने सेकेंड सेक्शन स्टार्ट कर लिया था जो कि ड्राई फ्रिक्शन होता है, और टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन 3 होते हैं, तीनों के करस्पॉन्डिंग हमने थियरीज डेवलप किया है, इकट्ठे सबको लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब कुछ 2-3 बातें हैं नोट करने वाली, वो मैं आपको नोट करके एक एक करके पढ़ाता हूँ इसी थियरीज के अंदर, यानी सेक्शन सेकेंड ही चल रहा है, सेक्शन सेकेंड के अंदर ही अपन बात करेंगे। और ये लास्ट क्लास वाला कुछ रह गया था, सेकेंड सेक्शन के ऊपर ही अपन बात करने वाले हैं, और इसी जो थियरी हमने डेवलप किया है, जो जाना है सो समझा है, उससे रिलेटेड कुछ नोट करने वाले पॉइंट है, उसको अपन एक एक करके समझते हैं। नोट, जनरली म्यूएस जो होता है वो म्यू के से अधिक होता है, ऐसा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग में लगता है, वो जो होता है वो बड़ा होता है म्यू के कंपैरिजन में जनरली। तो और अपने सिलेबस में तो यही रहने वाला, तो इसको याद रखिएगा, म्यू एस जो होता है वो नॉर्मली म्यू के बड़ा रहता है म्यू के से। दूसरी बात यह है कि अगर सवाल के अंदर म्यू एस ना दे रखा है और म्यू के नहीं दे रखा है, सिर्फ म्यू दे रखा है, तो आप समझिएगा कि उस केस के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूं, इफ ओनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन बोलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेगा, है ना, काइनेटिक नहीं यूज करेगा या स्टैटिक यूज नहीं करेगा। इफ ओनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू इज गिवन, देन हमें समझना यह होता है कि उस केस में म्यू एस म्यू के और ये म्यू सब बराबर है। यानी सवाल सॉल्व करते वक्त सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड यूज हो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर वर्ड यूज नहीं करता, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड यूज करता, दैट इज म्यू से उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आप समझिएगा कि उस केस में म्यू एस और म्यू के की वैल्यू बराबर है और वो म्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको आगे चल के दिक्कत कर सकता था, इसलिए मैंने पहले ही से आपको बताता चलता हूँ। म्यू 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 हो गया। चलिए अब अपन आते हैं, एक थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है, एक स्पेशल केस है। क्या आपके पास एक स्पेशल एक केस कह सकते हो या एग्जाम्पल कह सकते हो। अभी अभी जो हमने ऊपर देखा ना, एक स्पेशल केस या स्पेशल एग्जाम्पल, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये आपको फ्रिक्शन के थ्योरी को समझने में हेल्पफुल करता है। वो वही वाला थ्योरी जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है स्मॉल एम, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक स्मॉल एम है और स्मॉल एम के ऊपर अपन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं, जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्राउंड इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल जो है वो mg को काउंटर बैलेंस किए हुए हैं। ये एक स्पेशल एग्जांपल है जो कि आपको थियरी को समझने में हेल्पफुल होगा। अरे भाई ठीक है ना, ये आपके पास mg फोर्स हो गया। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। क्या करने वाले हैं अपन, एक यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ किसके किसके बीच, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के बीच। यहीं पर स्पेस दिख रहा मुझे, अगले पेज पे जाने की शायद जरूरत ना पड़े। तो अपन इसी के स्पेशल केस में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये रहा आपके पास ग्राफ, और अच्छा ठीक है, और अच्छे से बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने कैपिटल एफ को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे स्मॉल एफ को प्लॉट किया है। कैपिटल एफ का मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स जो कि आप कंट्रोल कर रहे हो, और स्मॉल एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर अपन कैपिटल एफ यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को जीरो से, ये जीरो यानी ऑरिजिन से धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन कैसे अपने आप को बदलता है, उसी के बीच ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ काफ़ी पॉपुलर है, इसको समझ लीजिए। आपको फ्रिक्शन के ओवरऑल थ्योरी का आप कह सकते हो ये एक समरी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने शुरुआत के दौर पर कैपिटल एफ को बहुत छोटा रखा होगा, तो हमें पता है कि ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा। ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, स्टैटिक है, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कैपिटल एफ के क्या होता है, बराबर होता है।
ये आपका y एक्सिस पर है और ये आपका x एक्सिस पे है, तो y इक्वल्स टू x का अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। y इक्वल्स टू x का अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। यहाँ पर m दैट इज स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से ग्राफ आपका बनता है यूँ। ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल आएगा क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और आप देख सकते हो जैसे जैसे कैपिटल F को बढ़ाते हो फ्रिक्शन भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता हुआ बढ़ेगा। फोर्स को कम करोगे तो ये भी अपने आप को कम करेगा। यानी स्टैटिक कंडीशन, यहाँ से अगर अपन ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, आप कह सकते हो यहाँ तक है ये जो कंडीशन है, यहाँ तक आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो ब्लॉक होगा वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। और उस समय क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होने वाली है। और उसी मैक्सिमम फ्रिक्शन को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्मॉल fs से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, स्पेस बना लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था देन म्यू एस म्यू के की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, ये लिखा था इधर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैल्यू होती है वो एफ एस के बराबर होती है और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो यहाँ पर चूंकि मुझे पता है कि इससे पहले ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स का इक्वेशन है, तो यहाँ पर कैपिटल F जो होगा वो एफ एस के बराबर होगा। एफ एस यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। और एफ एस की वैल्यू किसके बराबर है वो हमें पता है, वो म्यू एस इंटू एन के बराबर है। तो आप ये देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ से यहाँ ये जो रीजन है ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रीजन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रीजन आपके पास दिखाई दे रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज में आपके पास वैल्यू आ रही है और इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो टॉप वाली जो वैल्यू आ रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है जो कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर अपन फोर्स को बढ़ा रहे हैं एफ बी स्मॉल एफ बी फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आया कि ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा, उस समय कैपिटल एफ स्मॉल एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये हमने देखा y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, तो जो ये वैल्यू होगी वही ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। देख लिया, समझ लिया आपने यहाँ तक। अब अगर आपने इससे ज़्यादा फोर्स लगाया, तो आपका ब्लॉक जो होगा वो मूव कर जाएगा। ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा, मतलब अब जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, म्यू के इंटू एन। और नॉर्मली हमने पढ़ा है कि म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो म्यू के से अधिक होती है। इसका मतलब ये हो गया कि म्यू एस दोनों साइड अगर मैंने नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू एस इंटू एन की वैल्यू म्यू के इंटू एन से बड़ी हो गई। मतलब कि एफ एस की जो वैल्यू हो गई वो एफ के से बड़ी हो गई। एफ एस की वैल्यू एफ के से बड़ी हो गई। एफ एस की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा हो, यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एफ एस की वैल्यू ये है, एफ एस की वैल्यू ये है, एफ एस की वैल्यू अगर ये है तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ये आपके पास एफ के की वैल्यू हो गई। एफ के की वैल्यू क्या हो गई, म्यू के इंटू एन, ये वाली वैल्यू हो गई। और अगर अपन ग्राफ को यहाँ से आप देख सकते हो एक शार्प जंप लेगा और ये कांस्टेंट है, ये जो फोर्स आ गया वो कांस्टेंट है, वो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। और वो कांस्टेंट मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक किंक बनता है ग्राफ में, एक शार्प जंप होता है, शार्प टर्न होता है। अगर म्यू एस की वैल्यू म्यू के से अधिक होती है तो ये किंक बनता है। और अगर म्यू एस की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, जैसा कि मैंने नोट 2 में पढ़ाया, तो उस समय ग्राफ विदाउट किंक यानी वो कंटिन्यूसली इस तरीके से मूव करता है। तो ये जहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक कहते हैं। बस ये ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। शुरुआत में आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, इसको बढ़ाया, यहाँ भी बढ़ा, इसको बढ़ाया, यहाँ भी बढ़ाया। फिर अपन एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक पहुँचते हैं। उसके बाद अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर जाता है। इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रखा है तो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रख दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो आप ये कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ क्या इंडिकेट करता है। इस पर अपन सवाल रहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कैपिटल एफ एस यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है उस समय स्टैटिक कंडीशन मेंटेन होता है। अगर कैपिटल एफ की वैल्यू एफ एस के बराबर हो जाता है उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। और अगर कैपिटल एफ की वैल्यू एफ एस से अधिक हो गया, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर आपने अधिक
लिख लिया तो उसमें ब्लॉक वाकई मूव कर जाएगा, और जो फ्रिक्शन लगता है वो कैसा होता है, काइनेटिक होता है। तो ये इसी नोट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपको ओवरऑल फ्रिक्शन के थ्योरी को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये नोट 1 2 3 आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इनफैक्ट आज की क्लास को अपन यहीं पर होल्ड करते हैं, यहीं पे रखते हैं अपन। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीखा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने फ्रिक्शन क्या होता है उसको डिफाइन किया था। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखें, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। दो सॉलिड सरफेस के बीच अगर फ्रिक्शन लगता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग लिक्विड के ले या गैसेस के लेवल पे, गैसेस के लेयर पे जो फोर्सेस लगता है उसको अपन फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और किसी डिफॉर्मेबल सॉलिड को अगर अपन डिफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल जो लेयर है, इंटरनल जो पार्ट है वो एक दूसरे पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन अपने सिलेबस के अंदर ऐसे पढ़ना नहीं है। फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स के नाम से अपन जानते हैं, जो कि अपन 4-5 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा फोकस होने वाला है ड्राई फ्रिक्शन। यहाँ पर सेक्शन 1 खत्म हो गया, सेक्शन 2 हमने स्टार्ट कर लिया था। ड्राई फ्रिक्शन हमने यहाँ पे देखा, ड्राई फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। ठीक है, सबके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने फॉर्मूला बताया और लास्ट में ये नोट 2-3 हमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक थियोरी आपकी फ्रिक्शन की हो गई है, लगभग खत्म हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस थियोरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद 2-3 और थियोरी है, जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, उसके ऊपर भी हमारा धीरे धीरे आगे डिस्कशन होता रहेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। चलिए भाई, सबको टाटा बाय बाय।